वेदां बुद्धिप्रदां चारिदां। धन्यवादः। धन्यवादः ज्योति। तर्हि पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? पिछली कक्षा में हमने क्या? हाँ, एक तो ये नंबर वगैरह मत लिखे करो, यहाँ पे अपना नाम लिख दे करो। जैसे एक 1+ है और एक ये 9711। सर डेली नाम ही रहता है, ये पता नहीं आज मैंने नेम ही लिखा था, नंबर आ गया, पता नहीं कैसे सर। चलो कोई बात नहीं, मैं रिज्वाइन कर लूं उससे फिर आ जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखो। हाँ तो बताओ क्या किया था? सर आपने एक तो पहले रिवाइज कराया था वो पुराना वाला आध्यात्मिकवाद जो आदर्शवाद से रिलेटेड था। और सर उसके बाद आपने न्यू टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो था प्रकृतिवाद, जो यथार्थवाद को मानता था। इस टॉपिक के बारे में बताया था। और उसके बाद एक टॉपिक था यथार्थवाद। यथार्थवाद अर्थात जो वर्तमान में चल रहा है उसी को मानता था वो। और उसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि वो कंप्यूटर पर अंग्रेजी भाषा पर अधिक बल देता था, ना कि शारीरिक पे। और उसने शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्र इंसान को बनाया कि थोपा नहीं जाएगा किसी पे कि तुम ये ही पढ़ो या ऐसे ही करो। मनुष्य को स्वतंत्र बताया है उसने, जो मनुष्य करना चाहे, जैसा करना चाहे, अपने अनुसार वो ग्रहण करे, ऐसा यथार्थवाद में बताया गया है। हाँ। और फिर सर उसके बाद आपने बताया था प्रयोजनवाद। प्रयोजन का अर्थ ये होता है कि जैसे भी हम कार्य को कर रहे हैं उससे हमारा कुछ ना कुछ प्रयोजन जरूर हो, तभी हम कार्य को करें। जैसे हम अभी क्लास ले रहे हैं तो हमारा प्रयोजन कि हम अपना बीएड की तैयारी करेंगे, उसके एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं, ये हमारा प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजन हमें यही समझाता है जिस भी कार्य को करें उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन हो। हाँ बहुत बढ़िया। चलो यानी कुछ तो पढ़ा हमने, है ना? चलो याद रह गया। तो उसी क्रम में जो अगला टॉपिक है हमारे पास सिलेबस के हिसाब से, तो क्या क्या कर लिया हमने कर लिया इसमें शिक्षण के सिद्धांत, है ना, उद्देश्य और गुण कर लिया हमने। अब आ गया अनुशासन, है ना? तो हम अब अनुशासन को पढ़ेंगे, ठीक है? अस्तु ध्वनिमायाति सम्यक्तया। यस सर। ठीक है। तो अनुशासन, ठीक है? तो अनुशासन शब्द अंग्रेजी के शब्द डिसिप्लिन का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की व्युत्पत्ति डिसिप्लिनी शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ है शिष्य या छात्र या शिक्षक का अनुगामी होना। इस प्रकार शिक्षक का अनुमान करना अर्थात शिक्षक की आज्ञा का पालन करना ही अनुशासन है। अनुशासन तो हमें पहले से ही पता है ना? कोई बताया अनुशासन क्या होता है? सर अनुशासन अर्थात हर नियम के पास, जैसे सर हम स्कूल में है तो हमें अनुशासन में रहना चाहिए कि अगर लाइन से खड़े हों, ये हमारा अनुशासन है। अगर हम घर पर हैं तो हमारा अनुशासन ये है कि हम जो चीज ले रहे हैं उस चीज को यथास्थान पर रखें और अनुशासन में रहें। इस प्रकार अनुशासन हर जगह महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो अस्पताल हो, विद्यालय हो, हर जगह हमें अनुशासन काम आता है। हाँ बहुत बढ़िया। तो मतलब अनुशासन के बारे में वैसे सबको पता है, लेकिन ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब देखो, इसका अंग्रेजी में डिसिप्लिन कहते हैं, सबको पता है। और इसका अर्थ क्या होता है? मुख्य रूप से शिक्षक की आज्ञा का पालन करना विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है? विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में क्या है? शिक्षक की आज्ञा का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। अनुशासन के परिभाषा में क्या कह रहा है? नन के शब्दों में, ठीक है? एक के लिखा है, ठीक है, ध्यान रखने से। नन के शब्दों में क्या कहना चाह रहे हैं कि अनुशासन क्या होता है? अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना, जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है, ठीक है? फिर से देखते हैं।
अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना, जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, है ना, और हमारे अंदर क्या है, बहुत सारी भावनाएं हैं। तो हमें क्या करना है, उनको नियंत्रित करके रखना है। कैसा करके रखना है, नियंत्रित करके रखना है। क्यों करके रखना है, क्योंकि हमसे जो अव्यवस्था ना हो पाए। ठीक है ना, अब इसमें उसी बात को कह रहा है, अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है। मतलब जो अव्यवस्था हो रही होती है हमारे आसपास, जो हमारी शक्तियां अनियंत्रित हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, अव्यवस्था करने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो उस अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करना किसका कार्य होता है, अनुशासन का कार्य होता है। किसके शब्दों में बताया गया है, नन के शब्दों में। ठीक है, नन एक आचार्य हुए। ठीक है, यस सर। उसके बाद एच मार्टिन के अनुसार, एच मार्टिन के अनुसार ये क्या कहना चाह रहे हैं, अनुशासन का अर्थ है व्यवहार के कुछ निश्चित नियमों का पालन करना, सीखना। अनुशासन का अनिवार्य गुण आज्ञाकारिता है, अर्थात नियमों एवं अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारिता होनी चाहिए। अब देखो, कोई नई बात नहीं है, सब वही पुरानी बात है। कह रहा है कि अनुशासन का अर्थ है व्यवहार के कुछ निश्चित नियमों का पालन करना। ठीक है, जो हम व्यवहार में जो हमारे आसपास हो रही है उसमें कुछ नियम होते हैं जिसका हमें पालन करना होता है। ठीक है, जैसे विद्यालय में क्या है, क्या नियम है कि क्लास का सबसे बड़ा नियम है कि आप शांत रहो, चुप रहो। क्यों, क्योंकि उसके दूसरों को अव्यवस्था होती है। ठीक है ना, तो उस नियमों का पालन करना क्या कहलाएगा, अनुशासन कहलाएगा। ठीक है, और उनको सीखना भी अनुशासन कहलाता है। ठीक है, और फिर क्या है, अनुशासन का अनिवार्य गुण बताया गया है। अनुशासन का अनिवार्य गुण है आज्ञाकारिता, अर्थात दूसरों की आज्ञा को मानना। ठीक है, जो हमारे बड़े लोग हैं, जैसे मतलब अगर हम ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर अधिकारी होंगे बहुत ज्यादा। ठीक है ना, विद्यालय में है तो टीचर हैं, प्राध्यापक हैं, और भी कई लोग होते हैं। तो क्या है, उनकी जो आज्ञाएं होती है उनको मानना भी अनुशासन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अनुशासन के प्रकार। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के अनुशासन हैं, प्राकृतिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन, वैयक्तिक अनुशासन और सामाजिक अनुशासन। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं प्राकृतिक अनुशासन। अब ये प्राकृतिक अनुशासन क्या है, तो प्राकृतिक अनुशासन कोई अलग से चीज नहीं है, वही चीज है जो हमारे अंदर स्वभाव से ही निहित रहता है। ठीक है, क्या कह रहा है, प्राकृतिक अनुशासन के अंतर्गत किसी प्रकार के बाहरी दबाव अथवा नियंत्रण को लागू नहीं किया जाता। मतलब इसका यह है कि जो हम बाहरी नियम बनाते हैं, जो हमारे आसपास के नियम होते हैं, ये उन नियमों से अलग होते हैं। ये प्राकृतिक अनुशासन होते हैं और जो सबसे कठोर माने जाते हैं। बर्फ को यदि सर्दियों में जमना है तो वह जमेगा, वर्षा ऋतु के बाद सर्दियां आएंगी, ये निश्चित है, ऐसा अनुशासन है और वह होगा ही। ठीक है, उस पे आप क्या है, आप अपना नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है, प्राकृतिक अनुशासन। समझ गए? यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे आधिकारिक अनुशासन। अब ये क्या कह रहा है कि अधिकारी अनुशासन में किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, हर प्रकार से अपने बड़ों के नियंत्रण तथा अधिकार में रहना होता है। अपनी इच्छा से सामान्य रूप से कोई भी कार्य करने की छूट नहीं होती है। इस प्रकार के अनुशासन में बड़ों के आदर्शों एवं निर्देशों का सर्वाधिक महत्व होता है। घर पर अपने अभिभावकों का तथा स्कूल में शिक्षकों का हर आदेश मानना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आधिकारिक अनुशासन बाहर से थोपा जाने वाला अनुशासन होता है। अब जैसे प्राकृतिक अनुशासन बताया था कि जिसपे बाहरी चीजों का कोई दबाव नहीं होता, लेकिन उससे उलट हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक आधिकारिक अनुशासन। इसमें क्या होता है कि जो भी हम अनुशासन बनाते हैं वो बाहरी रूप से बनाते हैं। ठीक है ना, उसमें हम दूसरों को निर्देश देते हैं कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। ठीक है ना, बड़े निर्देश देते हैं, छोटे उसका पालन करते हैं। या सभी
कुछ लोग नियम बनाते हैं और सभी को, जो बनाने वाला है उसे भी उसका पालन करना होता है। ऐसा अनुशासन आधिकारिक अनुशासन कहलाता है। ठीक है, इसमें Yes, क्या sir. होता है, हाँ, इसमें क्या होता है, बड़े लोगों का नियंत्रण होता है। जैसे हमारे यहाँ कानून की व्यवस्था है। कानून किस लिए होता है कि यह समाज में अनुशासन को स्थापित कर सके। ठीक है ना, कोई लड़े झगड़े ना, कोई फालतू में इधर उधर ना अत्याचार करे। ठीक है ना, ये इन सबको नियंत्रित कौन करता है, एक अनुशासन है जिसका नाम है कानून। ठीक है ना, ऐसा अनुशासन आधिकारिक अनुशासन के अंतर्गत आता है। स्कूल में, अब स्कूल में देखा जाए तो स्कूल में जो टीचरों के द्वारा या प्रधानाध्यापक के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों को बच्चों के ऊपर थोप दिया जाता है कि आपको ऐसा ही करना है, आपको नियमित ड्रेस पहन के ही आनी है, यदि आप ड्रेस पहन के नहीं आएंगे तो आपको दंड का प्रावधान किया जाएगा। इस प्रकार के अनुशासन आधिकारिक अनुशासन होते हैं। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. बहुत बढ़िया। उसके बाद है वैयक्तिक अनुशासन। कौन सा है? वैयक्तिक अनुशासन। अब ये वैयक्तिक अनुशासन क्या होता है एक बार देखते हैं। इस प्रकार का नियंत्रण परिपक्व व्यक्तियों के लिए होता है। परिपक्व व्यक्तियों के लिए, ठीक है। जब व्यक्ति में समुचित विवेक का विकास हो जाता है तब उसे स्वयं ही मालूम हो जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या नियमित है और क्या अनियमित है। यह वह स्वयं की उचित तथा नियमित का चुनाव करता है। इस नियंत्रण में किसी प्रकार का बाहरी दबाव अथवा नियंत्रण नहीं थोपा जाता, इसलिए इसे आत्मानुशासन या आत्मनियंत्रण कहते हैं। इस प्रकार के अनुशासन में व्यक्ति की अपनी संकल्प शक्ति विशेष रूप से सहायक होती है। ठीक है, हमने आत्मानुशासन के बारे में पहले भी पढ़ा था, आत्मनियंत्रण के बारे में हमने पहले पढ़ा था। इसमें होता क्या है, इसमें व्यक्ति अपने आप पर ही नियंत्रण रखने की कोशिश करता है। ठीक है ना, अपने आप को ही अनुशासित रखता है। हम कहते हैं ना, हमारे टीचर कहते हैं स्कूलों में कि आप घर जाओ, एक टाइम टेबल बनाओ अपने हिसाब से कि मेरे को इतने बजे उठना है, उठकर मेरे को ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद मैं इतने घंटे तक पढ़ूंगा, इतने घंटे तक ये करूंगा, इतने घंटे खेलूंगा। तो ये क्या है, एक टाइम टेबल सा बना देते हैं। ठीक है ना, और फिर उस टाइम टेबल को हम ही बना रहे हैं और हमें ही उसका पालन भी करना होता है। तो ये क्या कहलाता है, आत्मानुशासन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, और फिर ये तो था बच्चों के लिए। अब वयस्कों के लिए क्या कहता है कि वयस्क जो होते हैं वो इतने समझदार हो जाते हैं कि उनको समझ में आ जाता है कि मुझको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इस प्रकार का ज्ञान उससे हो जाता है। ठीक है ना, तो वो उसी हिसाब से अपने ऊपर नियंत्रण रखना चालू कर देता है। तो वह भी क्या कहलाता है, आत्मनियंत्रण कहलाता है, आत्मानुशासन कहलाता है। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. अगला सामाजिक अनुशासन। ठीक है, सामाजिक अनुशासन क्या है? अनुशासन का एक अन्य स्वरूप सामाजिक अनुशासन है। इस अनुशासन का निर्धारण सामाजिक मान्यताओं द्वारा होता है। ठीक है, प्रत्येक समाज का यह नियम है कि सामाजिक मान्यताओं के अनुसार कार्य करने पर समाज व्यक्ति की प्रशंसा करता है और सामाजिक मान्यता के विपरीत निंदा की जाती है। इस प्रशंसा तथा निंदा के माध्यम से सामाजिक अनुशासन लागू किया जाता है। सामान्य रूप से सामाजिक अनुशासन लागू किया जाता है। सामान्य रूप से क्या है, दो बार आ गया। ठीक है, सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक निंदा से बचना चाहता है, ये क्या है, तथा यह चाहता है कि उसके कार्यों की प्रशंसा की जाए। इसी धारणा से सामाजिक अनुशासन बना रहता है। अब समझो क्या होता है सामाजिक अनुशासन, क्या होता है कि जहां पर भी हम रहते हैं, मान लो
अब छोटे बच्चों को देखा जाए, छोटे बच्चे हैं, मतलब जैसे गली में होते हैं ना आसपास के छोटे छोटे बच्चे, तो वो अपने आप में क्या है, सामाजिक अनुशासन बनाने लग जाते हैं कि भाई तेरे को उस दोस्त से नहीं बोलना है, ऐसा एक नियम बना लेते हैं, ऐसा एक अनुशासन होता है। तो सभी बच्चे क्या है, उस नियम का पालन करने लग जाते हैं, वो समाज में, उन छोटे से समाज में वो फैल जाता है। उसी प्रकार हमारा एक विस्तृत समाज है जिसमें हम रहते हैं, और उसकी मान्यताएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे नियम हैं, उनका पालन भी करना होता है। तो जो वो पालन, सामाजिक नियमों का पालन जो होता है, वह सामाजिक अनुशासन के अंतर्गत आता है। इसमें जब आप सामाजिक नियमों का पालन करते हैं तो आपकी प्रशंसा होती है, आपको कहा जाता है कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है। और यदि आप उन सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कहते हैं अरे हट, ये तो बेकार आदमी है, ये अच्छा आदमी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि आपके आस पड़ोस में कोई रहता है और वो गली में घूमता रहता है, और देखा जाता है कि कभी गुटखा खा रहा है, कभी बीड़ी पी रहा है, तो घूम रहा है, सबकी नजरों में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अरे ये तो सामाजिक नियम है ही नहीं, समाज में तो ये कहा जाता है कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, बीड़ी सिगरेट इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा नियम है। तो वो उस नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसे लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो बेकार लड़का है, ये तो गंदे काम कर रहा है, हटाओ इसे। और वहीं एक लड़का है जो रोज काम पे जा रहा है, आता है घर तो सबसे नमस्कार करता है, जो भी रास्ते में मिल जाता है। तो ये क्या है, सामाजिक नियम है कि घर जाते समय सबसे नमस्कार करो, है ना। ऐसा आप बचपन से ही सिखा देते हैं बच्चों को, स्कूल से घर जाओगे तो जो भी रास्ते में मिलेगा सबसे नमस्ते करते हुए जाना, सबसे राम राम करते हुए जाना है। तो ऐसा नियम बना देते हैं। तो ये क्या होते हैं, सामाजिक अनुशासन के अंतर्गत आते हैं, और ऐसा व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, समझ गए सामाजिक अनुशासन क्या है? Yes, sir. ठीक है, तो एक ये 3 शब्द और हैं जो पहले हमने ऊपर पढ़ लिए हैं, फिर भी इनका प्रयोग हमें बहुतायत देखने को मिलता है। कठोर अनुशासन, कोमल अनुशासन और स्वानुशासन। स्वानुशासन तो आप समझ ही गए। कठोर अनुशासन एक बार समझते। कठोर अनुशासन उसे कहते हैं जो हमारे यहाँ थोपने वाला था ना, थोपने वाला अनुशासन जो बताया गया था ऊपर, वही वैसा ही अनुशासन कठोर अनुशासन कहलाया जाता है। और इस अनुशासन में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाती है। आपको 8 बजे ऑफिस पहुंचना है तो पहुंचना ही है। अगर आप 1 मिनट भी लेट हो गए तो आप मत आइए, आपकी छुट्टी, आप घर जाइए, आपकी तनख्वाह काट ली जाएगी। ऐसा क्या है, इस प्रकार का अनुशासन कठोर अनुशासन कहलाता है। ठीक है। और वहीं कोमल अनुशासन उसका विपरीत होता है कि मान लो आपको 8 बजे का टाइम दिया है, अगर 8:05 तक भी आप पहुंच गए, थोड़ा सा लचीला कर देते हैं, तो क्या करते हैं, आपको चलो कोई बात नहीं, आपने अनुशासन का पालन तो किया लेकिन थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान रखना आगे से, ऐसा जो कहते हैं ना, तो उसे कोमल अनुशासन कहते हैं। कि मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि अनुशासन में कठोरता दिखाई जाती है, उसको लचीला बनाया जाता है, उसके व्यक्ति के अनुसार बनाया जाता है। मान लो आपके यहाँ 8 बजे का टाइम है और कोई व्यक्ति दूर से आ रहा है, तो क्या हो गया, ट्रैफिक में फंस गया किसी वजह से, तो वहां पे आकर वो अपना रीजन देगा कि मैं अपने जी मैं ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए लेट हो गया, तो उसकी बात को मान लिया जाएगा। तो ऐसे अनुशासन को क्या कहते हैं हम, कोमल अनुशासन कहते हैं। स्वानुशासन अर्थात अपने ऊपर नियंत्रण करना, अपने आप ही सभी कार्यों को नियमित करना और सभी कार्यों को नियंत्रित करना सुव्यवस्थित रूप से, वह क्या कहलाएगा, स्वानुशासन कहलाएगा। ठीक है, समझ गए अनुशासन क्या होता है? Yes, sir. इतना ही है अनुशासन का कॉन्सेप्ट। तो अभी कौन बताना चाहेगा अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं? कोई बताए? यस सर। हाँ बताओ। सर वैसे मुख्यतः तो 3 ही कही जाएंगे या फिर 4 सर? वो 4 मुख्य कहे जाएंगे। जी सर। सर 4 मुख्य अनुशासन है। जैसे सर्वप्रथम सर आता है प्राकृतिक अनुशासन, जो मनुष्य के स्वाभाविक गुणों में विद्यमान रहता है, वह स्वाभाविक अनुशासन में निबद्ध रहता है, उसी को प्राकृतिक अनुशासन कहा जाता है। हाँ बहुत बढ़िया। दूसरा अनुशासन आता है आधिकारिक अनुशासन, जो होता है वो सर्वमान्य होता है, जैसा कहा जाए वो करना ही करना है। हाँ। जैसे उदाहरण स्वरूप विद्यालय में हमें शिक्षक का आदेश मानना पड़ता है, जैसे शिक्षक कहेंगे कि आप चुप रहें या किताब खोले, तो वो आधिकारिक अनुशासन में आता है। रेड लाइट पे क्रॉस नहीं करनी है, ये आधिकारिक अनुशासन है।
और फिर एक व्यक्तिगत अनुशासन, जो कि मनुष्य में परिपक्वता आती है तब आता है या स्वतः ही आने लगता है। जैसे मनुष्य को पता चल जैसे उसे पता है मुझे 4 बजे उठना है, तो वो अपना एक नियम बना लेता है कि मुझे 4 बजे उठना ही है। तो ये व्यक्तिगत अनुशासन कहलाता है। और बढ़िया। चौथा और अंतिम जो अनुशासन है वो सामाजिक अनुशासन है। समाज के अंदर हमें अनुशासन ग्रहण करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम समाज में बैठते उठते हैं, तो समाज कुछ नियम होते हैं जो हमें मानने पड़ते हैं। जैसे आपने उदाहरण दिया सर कि छोटे बच्चे होते हैं वो कह देते हैं इससे नहीं बोलना, तो जो उनका फ्रेंड सर्कल होता है वो अपने दोस्त की दोस्ती निभाने के लिए ऐसे कह देता है कि हाँ हम इसको मानेंगे, तो ये सामाजिक अनुशासन में आता है। इसके अलावा अन्य अनुशासन भी है, जैसे कठोर अनुशासन, कोमल अनुशासन, स्वानुशासन। कठोर अनुशासन वो कहलाता है जो एक निश्चित समय पे करना है तो करना ही है। जैसे बोल दिया आपको क्लास में टाइम 25 पे आना है, तो उतने बजे ही आना है। अगर आप इससे अलग कम या पहले या ज्यादा टाइम पे आते हैं तो वो कठोर अनुशासन में नहीं माना जाएगा। कठोर है ये काम इसी टाइम करना है। कोमल अनुशासन कि हाँ अगर 10 मिनट लेट है आप या 10 मिनट जल्दी आ गए हैं तो कोई बात नहीं, कोमल अनुशासन कहा जाता है। वह अनुशासन जो है वो एक प्रकार से व्यक्तिगत अनुशासन ही है, जो मनुष्य स्वयं बनाता है, स्वयं के लिए बनाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? सर कामाक्षी। अच्छा कामाक्षी जी, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है? अनुशासन पढ़ लिया, फिर पढ़ना है शिक्षण में शिक्षण की वृत्तियां। ठीक है ना जी, शिक्षण वृत्ति क्या होती है ये बताना है हमको। ठीक है, शिक्षण वृत्ति क्या है? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं शिक्षण वृत्ति। ठीक है ना। अब वृत्ति का मतलब मैंने बताया था पहले आपको, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन होता है ना, वो क्या कहलाता है? शिक्षण वृत्ति कहलाता है। ठीक है, अब शिक्षण वृत्ति एक वृत्ति है, और ये कैसे है इसके लिए कुछ पॉइंट बताए गए हैं। कैसे, क्या क्या है इसके लिए? शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव, अर्जन एवं विशेष ज्ञान अपेक्षित होता है। ठीक है, अब कैसे? आप शिक्षक बनते हैं तो किसी आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आपकी क्या होती है? निपुणता होती है, ठीक, दक्षता होती है। ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से आप क्या करते हैं? आप उसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, आपको अगर मान लो टीचर भी बनना है तो आपको टीचर के लिए पहले तो आपको उसकी शिक्षा पूरी होनी चाहिए। मैंने आपको शुरू वाली कक्षा में बताया था कि किस कक्षा को पढ़कर आएंगे तो आप किस स्तर पे आप टीचर बनेंगे। ठीक है, वो मैंने बता दिया था। तो उसी प्रकार जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं, यदि आपको 6ठी 7वीं 8वीं प्रथमा स्तर के बच्चों को पढ़ाना है तो आपको 12वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या है? इसके लिए शिक्षा हो गई। ठीक है, उसके बाद होता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब होता है उस क्षेत्र में जा रहे हो, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो उसमें क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे काम करना है, उस काम को आपको बताया जाता है कि यह काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है, उससे प्रशिक्षण कहते हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में जाने के लिए प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जो मैंने 6ठी 7वीं 8वीं बताया था, उसमें पढ़ाने के लिए आपको बीएड अनिवार्य होना चाहिए। और बीएड क्या है? अध्यापक प्रशिक्षण है। ठीक है, उसके बाद अनुभव अर्जन। उसके अंदर क्या होना चाहिए? अनुभव अर्जन भी होना चाहिए, मतलब उसे अनुभव भी होना चाहिए कि इस विद्यालय में या इस स्कूल में या इस सब्जेक्ट को हमें ऐसे पढ़ाना है, उसका अनुभव आपको पहले से भी होना चाहिए। हम देखते हैं ना बड़ी बड़ी संस्थाओं में, कंपनियों में भी आजकल क्या हो गया है कि अनुभव युक्त व्यक्तियों का ही क्या करते हैं? वो सिलेक्शन करते हैं। ऐसे ही वृत्ति, शिक्षण वृत्ति में भी अनुभव का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद विशेष ज्ञान अपेक्षित होता है। विशेष ज्ञान क्या है? हमने ऊपर शिक्षा तो ले ली, फिर उसके बाद विशेष ज्ञान कहने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? कह रहा है कि आप जिस क्षेत्र में जाने, मतलब आप विद्यालय में जा रहे हैं तो आप कोई संस्कृत का टीचर बन रहा है, कोई हिंदी का, कोई मैथमेटिक्स का, कोई साइंस का, कोई ड्राइंग का, ऐसे करके कई तरह से टीचर बनते हैं। ठीक है, तो उस ज्ञान, उस विशेष ज्ञान का होना भी जरूरी है। ठीक है, जब ये सारे चीज किसी एक व्यक्ति में हो जाएंगे तो वो शिक्षा के लिए, शिक्षण वृत्ति के लिए उपयुक्त माना जाएगा।
ठीक है, समझ गए? यस सर। हाँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, यह बौद्धिक कौशल पर आधारित क्रिया है। ठीक है, बौद्धिक कौशल पर आधारित क्रिया है। अब क्या कहना चाह रहा है कि ये जो शिक्षण जो एक प्रविधि है, ये क्या है, आपके बौद्धिक कौशल पर कार्य करती है। मान लो आप कक्षा में गए तो आपको वहां पर मशीन नहीं दी जाएगी कि आप मशीन चलाइए, बल्कि क्या है, आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है और उसमें आपको एकदम सजग रहना होता है कि किस समय कौन सा बच्चा कैसे काम कर रहा है और आपका तुरंत उसके प्रति कैसा रिएक्शन होना चाहिए। ये कैसे कैसे होगा, ये आपके बौद्धिक कौशल के आधार पर होगा। किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, अगर आप ड्राइंग करा रहे हैं तो उनको छोटे बच्चे को कैसे ड्राइंग कराना है, उससे बड़े बच्चों को कैसे ड्राइंग कराना है, बड़े बच्चों को कैसे कैसे ड्राइंग सिखाना है, ये सब क्या है, ये बौद्धिक कौशल पर आधारित क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद इसका उद्देश्य व्यक्तिगत उन्नति से नहीं, कहीं ज्यादा सामाजिक होता है। तो कहने का मतलब यही है ना, जो हम पहले से सुनते आ रहे हैं क्या, कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है, ये हमारे देश का क्या है, भविष्य होगा, है ना। ऐसे ही जैसा हम इन बच्चों को ट्रेन करेंगे, वैसा ही हमारे आगे क्या होगा, सामाजिक वातावरण का निर्माण होगा। ठीक है, ऐसे ही तो जो व्यक्तिगत उन्नति से मतलब है प्रत्येक बच्चे की उसकी एक व्यक्तिगत उन्नति। व्यक्तिगत उन्नति से मतलब हर बच्चे का हर तरह से उन्नति करना। ठीक है, मेरे अंदर एक सामाजिक गुण विद्यमान हो, ऐसा मेरा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है ना, किसी एक व्यक्ति को आप समाज में भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप जितने भी बच्चों को पढ़ाओ उसमें एक सामाजिकता उत्पन्न होनी चाहिए, सभी बच्चों में, वो भी एक समान। ठीक है, ये होता है सामाजिक, ये क्या, व्यक्तिगत उन्नति से कहीं अधिक सामाजिक। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है, जी सर। अगला है, हाँ, कह रहा है वृत्ति हेतु खास महत्व रखता है क्या। अब जो अध्यापक होता है, ठीक है, शिक्षण वृत्ति में, उसमें ना कुछ खास क्वालिटीज होती हैं। उसमें क्या क्या होती है, निपुणता होती है, दक्षता, प्रतिबद्धता, जागरूकता, वृत्ति, आचार नीति और उत्तरदायित्व, ऐसे कुछ खास गुण होते हैं। अब एक एक करके देखते हैं ये क्या है। तो पहला है निपुणता। अध्यापक जिस कार्य को करने जा रहा है, अर्थात वह पढ़ाने जा रहा है, तो उसे पढ़ाने में निपुण होना चाहिए। उसके बाद दक्षता। अब निपुणता और दक्षता में कोई अंतर बताएगा, किसी को पता हो तो? सर निपुणता होती है कि पूर्ण रूप से पूर्ण है वो व्यक्ति, उसमें कोई अवगुण नहीं है। और सर दूसरा वर्ड क्या था सर? दक्षता। दक्षता होती है कि किसी विषय में दक्ष होना, कुशल होना, हाँ, किसी चीज में विशेष महत्व रखना। हाँ, तो निपुणता और दक्षता दो अलग अलग चीजें, वो कैसे, एक बार देखते हैं। जैसे मान लो कि मेरे को कंप्यूटर चलाना भी आता है और मोबाइल चलाना भी आता है, साइकिल चलाना भी आती है, मोटरसाइकिल चलानी भी आती है। तो मैं क्या है, इन क्षेत्रों में क्या हूं, निपुण हूं, ठीक हूं। लेकिन दक्षता से तात्पर्य यह होता है कि मैं किसी एक विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र में ज्यादा निपुण हूं, क्योंकि वह चीज अन्य किसी व्यक्ति को नहीं आती है। जैसे विद्यालय में के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में, कि मान लो आप क्लास टीचर हो, तो आप बच्चों को क्या है, पढ़ाना भी जानते हो, उनको खिलाना भी जानते हो, और भी काम करवाना, ये सब जानते हो। ठीक है, उसके बाद दक्षता। दक्षता कैसे होगी, जैसे आपको एक विषय दिया गया है, आपको संस्कृत पढ़ाना है, तो आप संस्कृत पढ़ाने में पूर्ण रूप से दक्ष होंगे, सबसे बढ़िया होंगे, तो ये क्या कहलाएगी, दक्षता कहलाएगी। समझ गए? निपुणता क्या है, आपको कई सारी चीजें आती हैं, लेकिन आप किसी एक चीज में सबसे अव्वल हो, वह क्या है, संस्कृत को पढ़ाना, तो वह क्या कहलाएगी, आपकी उस सब्जेक्ट में या उस कार्य में दक्षता कहलाएगी। ठीक है, समझ गए? यस सर। उसके बाद प्रतिबद्धता, कि मैं जिस कार्य को करने जा रहा हूं उसके प्रति प्रतिबद्ध हूं। कटिबद्ध, प्रतिबद्ध, ऐसे शब्द सुने हैं ना, कि मतलब जिस काम को करने जा रहा हूं जी तोड़ करूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं,
बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना, ऐसे कार्य करूंगा कि सब लोग याद रखेंगे। तो ये क्या कहलाती है, प्रतिबद्धता कहलाएगा, आपका दृढ़ निश्चय कहलाएगा, ठीक है ना। तो आपका शिक्षण के प्रति, शिक्षण वृत्ति के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। उसके बाद जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है। जागरूकता मैंने बताया था, अवेयरनेस, कि बच्चा किसी भी प्रकार का आ सकता है आपके पास, ठीक है। अब हम सामान्य रूप से देखते हैं, स्त्री भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, नपुंसकलिंग भी आते हैं, ठीक है ना, सभी एक क्लास में है। उसके बाद अंधे व्यक्ति भी आते हैं, दृष्टिबाधित जिन्हें कहते हैं, स्वर बाधित भी कहते हैं, जो सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चे भी आते हैं, जो पैर से लंगड़े होते हैं, ऐसे बच्चे भी आते हैं। तो क्या करना है, आपको जागरूक रहना है कि किस बच्चे के प्रति कैसा व्यवहार किया जाए, ठीक है, समझ गए? यस सर। हाँ, और किस समय आपको कैसा रिस्पॉन्स देना है, उसके प्रति भी आपको जागरूक रहना चाहिए। और उसके बाद अपने कार्य के प्रति भी आपको जागरूक होना चाहिए। उसके बाद है वृत्ति आचार नीति, ठीक है। वृत्ति आचार नीति एक ये प्रकार की कुछ ना एनसीईआरटी में कुछ शिक्षकों के द्वारा कुछ ऐसा बनाया गया, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये नीति बनाई गई है कि एक टीचर को कैसे रहना है, ठीक है। एक मिनट जरा रुको। सर एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीईआरटी और भी संघ है ऐसे, जरूरी नहीं है एनसीईआरटी ही है, उसमें और भी लोग थे, ठीक है। मैं अभी एक बार बता देता हूँ। दिखाई दे रहा है? यस सर, इसे यस कहते सर। हैं शिक्षकों की आचार्य संहिता। इसे क्या कहते हैं, शिक्षकों की आचार्य संहिता, की शिक्षक को किस प्रकार का कार्य करना है। इसे बनाया किसने है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम अंग्रेजी में एनसीईआरटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद भारतीय प्राथमिक शिक्षक महासंघ, ठीक है, 2 संघ हो गए। उसके बाद अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक महासंघ एवं अखिल भारतीय शैक्षिक संघों का महासंघ, ठीक है। क्या हो गए ये, 3 प्रकार के संघ हो गए, नहीं 4 प्रकार के, ठीक है ना। तो इन चारों जो प्रकार के संघ हैं, इन्होंने मिलकर शिक्षकों के लिए एक आचार संहिता बनाई है, एक नीति बनाई है, ठीक है। उसमें क्या कहता है, मैं बाद में भेज दूंगा, कुछ देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रस्तावना छोड़ देते हैं, शिक्षक, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें पहले तो भूमिका दे रखी है। इसमें क्या बताया गया है कि जो शिक्षक है एक ये व्यवसाय के स्तर पर जा रहा है और इसकी शिक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, इसमें जो इसकी गरिमा है इसको बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का बताया गया है, कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, वो इस आचार संहिता में है। फिर उसके बाद प्रस्तावना दी गई है, अगर इसमें क्या क्या है उसको पहले से छोटे से रूप में बताया गया है। क्या है, क्या कह रहा है कि आप यह स्वीकृत करना कि प्रत्येक बच्चे को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, यह प्रस्तावना, यह आचार नीति बताती है। उसके बाद यह स्वीकृत करना है कि शिक्षा को मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए निर्देशित किया जाता है, कि मतलब मानव में जो उसका व्यक्तित्व के सभी प्रकार के गुण हैं, वही सभी प्रकार के गुण उसमें विकसित होने चाहिए, ऐसा निर्देश किया जाना भी शिक्षण व्यवसाय के अंतर्गत आता है, ठीक है। 2 बता दिए, बाकी मैं आपको भेज दूंगा, पढ़ लेना। उसके बाद आता है शिक्षक का छात्रों से संबंध कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है अध्यापक का सामान, जो अध्यापकों का है, उसमें क्या कह रहा है कि विद्यालय के प्रति कर्तव्य में सदैव उपस्थित एवं समयनिष्ठ होना शिक्षक का कार्य है। उसके बाद पाठ की संपूर्ण तैयारी के उपरांत ही कक्षा में सदैव पाठ को पढ़ाया जाए, ये भी शिक्षक का दायित्व है, शिक्षक का दायित्व है। उसके बाद समस्त छात्रों में प्रेम एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार करे एवं सभी के लिए उचित एवं निष्पक्ष रहे, भले ही छात्र किसी भी जाति, पंथ, लिंग, स्थिति, धर्म, भाषा एवं जनस्थान से क्यों ना हो, ठीक है, समझ गए। सभी को एक बराबर मानना है। तो ऐसे क्या है, शिक्षक छात्र संबंध होना चाहिए, बाकी मैं भेज दूंगा, पढ़ लेना। उसके बाद आता है शिक्षक का माता पिता अभिभावकों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण, माता पिता एवं अभिभावकों से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित होना चाहिए, मतलब हृदय से
संबंध स्थापित होना चाहिए। उसके बाद छात्रों की उपलब्धि एवं कमियों के बारे में समय समय पर माता पिता सूचित करते रहने चाहिए। ठीक है, ऐसा संबंध होना चाहिए। किसी भी ऐसी बात को करने से बचना चाहिए जिससे कि छात्रों का माता पिता के प्रति आत्मविश्वास कम हो जाए। ठीक है, हमें कक्षा में ऐसी बात नहीं करनी है जिससे उनके माता पिता के जो विश्वास है, जो हमारी माता पिता के ऊपर, उसमें कमी आए। ठीक है, ऐसा संबंध। उसके बाद शिक्षक का समाज एवं राष्ट्र से संबंध कैसा होना चाहिए, उसको कह रहा है शिक्षक संस्थानों को समुदाय एवं मानव संसाधन विकास केंद्र के रूप में विकसित करना चाहिए, जिसमें ज्ञान एवं सूचना के साथ साथ विकास के लिए आवश्यक कौशल एवं दृष्टिकोण का भी विकास हो। कह रहा है कि जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हो, जो हमारे शैक्षिक संस्थान हो, विद्यालय हो, कॉलेज हो, और जैसे हमारा विद्यापीठ हो, है ना, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान हो, ये क्या होना चाहिए, ज्ञान का केंद्र होना चाहिए, ज्ञान का भंडार होना चाहिए। ठीक है, और आवश्यक कौशलों का विकास कर सके, ऐसे हमारे क्या होने चाहिए, संस्थान होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद सामाजिक समस्याओं को समझने एवं इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सम्मान करने के लिए प्रवाहिकी होगा। मतलब शिक्षक को क्या, शिक्षक सामाजिक रूप से भी समझदार होना चाहिए, उसे यह पता होना चाहिए कि समाज में किस प्रकार की समस्या है और वह उन समस्याओं को कैसे दूर कर पाएगा। ठीक है, यह उसका राष्ट्र और समाज से संबंध हो गया। ठीक है, उसके बाद व्यवसाय एवं सहकर्मियों या संगठन से संबंध किस प्रकार का होना चाहिए, पहले देखते हैं सहकर्मियों के साथ। तो व्यवसाय के सहकर्मी से उसी प्रकार व्यवहार करें जैसा कि आप स्वयं के साथ चाहते हैं। ठीक है, टीचर को ऐसा करना चाहिए। उसके बाद सहकर्मियों अथवा उच्चतर पदाधिकारियों के खिलाफ निराधार आरोप लगाने से बचना चाहिए। ठीक है, जो हमारे ऊपर जो अधिकारी हैं उनसे हमें क्या है, कटुता नहीं करनी। कहने का मतलब यही, हम बेफालतू उन पे आरोप न लगाए कि आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया। ठीक है ना, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो काम अच्छे नहीं लगते, हम उसके प्रति क्या करते हैं, कटु वचन कहने लग जाते हैं, लेकिन वो क्या पता आगे जाके किसी चीज के लिए अच्छे हो। ठीक है, उसके बाद बाकी सब पढ़ लेना। उसके बाद व्यवसाय संगठन से संबंध, शिक्षक इन व्यवसायिक संगठनों की सदस्यता ले एवं संगठन के प्रति अपनी जिम्मेदारी का वहन करे। ठीक है, उसके बाद शिक्षक का प्रशासन प्रबंधन से संबंध कैसा हो, शिक्षक यह स्वीकृत करे कि प्रबंधन उसके सतत विकास का प्रमुख स्रोत है। मतलब जो भी वहां पर जो प्रबंधन है वो क्या है, उसका विकास करेगी, ऐसा उसे मान लेना चाहिए। ठीक है, शिक्षक के लिए कहा है। और व्यावसायिक गतिविधियों एवं उत्पादन के माध्यम से आपसी सम्मान एवं विश्वास विकसित करे। शिक्षक क्या करे कि जो शिक्षण गुण है, जो उसका व्यवसाय है, उसके अंदर और भी चीजें है ना, और क्या उसका उत्पादन क्या होगा, एक शिक्षित बालक का निर्माण करना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके माध्यम से क्या हो गया, जो आपसी संबंध है शिक्षकों में क्या होगा, उसमें आपसी सम्मान और विश्वास की भावना का विकास भी होगा। दूसरों में देखेंगे ना, अरे टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाता है। फिर उसके बाद इस संहिता के पालन को बताया गया है कि आपको क्या करना है, एक उपयुक्त व्यवसायिक संस्थान अपने सदस्यों का प्रवेश को विनियमित करता है, उन पर नियंत्रण रखता है एवं उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समस्त बाधाओं को दूर करता है। इस प्रकार यह अपने सदस्यों की एकीकृत आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। शिक्षकों के व्यवसायिक संगठन की यह जिम्मेदारी है कि आचार्य संहिता के तो यस सर, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। वो Yes, sir. सर कोई गलती से बीच में उसका माइक ऑन हो गया होगा ना, तो वो कुछ बोल रहा है। ओके ओके, ठीक है। कृष्णा शिक्षकों के है सर, माइक ऑन है। ओके ओके, हाँ, शिक्षकों के व्यवसायिक संगठनों की यह जिम्मेदारी है कि आचार्य संहिता के समस्त खंडों को सुरक्षित रखने के लिए शिक्षकों द्वारा उनके पालन को सुनिश्चित करे। इसके प्रवर्तन के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करने की जिम्मेदारी संस्था की है। कि मतलब ये कह रहा है कि आपको इस संहिता का पालन करना है, जो भी शिक्षक होगा उस संहिता का पालन करना है। और इसको निर्माण, इसको मतलब इसको लागू कौन करेगा, इसको लागू करने वाली होगी वह संस्था। जैसे मान लो मैं एक विद्यालय चला रहा हूं, तो मैं एक प्राध्यापक हूं, तो मेरा ये नियम बनता है कि मैं सभी अध्यापकों से इन नियमों का पालन कराऊं। ठीक है, ये हो गई शिक्षकों की आचार संहिता, नीति वगैरह जो भी थी ना, वह Yes, सब sir. थी।
ठीक है, फिर कहाँ है ये, क्या, अच्छा, हाँ, उसके बाद है उत्तरदायित्व। शिक्षकों में उत्तरदायित्व भी होना चाहिए अपने कार्य के प्रति, कि मुझको अगर बच्चों से ये काम कराना है, अगर मेरे को संस्कृत पढ़ाते उसे कविता याद करानी है तो मैं उसे कराऊंगा, और उत्तरदायित्व ये उसका बनता ही है कि वो उस चीज को बच्चा याद कर ले। ठीक है, जब भी हम किसी कक्षा को पढ़ाते हैं ना, तो उससे पहले कुछ उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। आप जब बीएड की कक्षा में आओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि एक सामान्य प्रकार के उद्देश्यों का निर्माण करते हैं और विशिष्ट प्रकार के उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। तो उन उद्देश्यों की पूर्ति करवाना, ठीक है, अध्यापक की जिम्मेदारी होती है, यह उसका उत्तरदायित्व होता है। जैसे मैं संस्कृत की कक्षा पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मेरा जो प्रकरण है वह है वर्ण विचार। जब मैं ऐसा पढ़ाने की सोच रहा हूं तो मेरे उद्देश्य क्या क्या होंगे कि बच्चों को वर्ण विचार आ जाए, ऐसा मेरा उद्देश्य होना चाहिए। वे संस्कृत भाषा के वर्ण लिपि से परिचित हो जाएं, ठीक है, ऐसे मेरे उद्देश्य होने चाहिए, और इन उद्देश्यों की पालन कराना, पूर्ति कराना, ये शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, समझ गए? यस सर। बहुत बढ़िया। आगे उसके बाद है मूल्य संबंधी। क्या है टीचर्स का? कि मानवीय मूल्यों का पालन, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, परोपकारिता आदि। अब क्या कह रहा है कि मानवीय मूल्यों का पालन भी टीचर को करना चाहिए, अध्यापक को उसकी शिक्षण वृत्ति में करना चाहिए। और उन मानवीय मूल्यों में क्या क्या है? सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और परोपकारिता होनी चाहिए। इन तीनों शब्दों का अर्थ मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी समझदार है। सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति आपकी निष्ठा होनी। ईमानदारी होना कि मतलब जो भी मैं कार्य करूं ईमानदारी से करूं, उसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना करूं। परोपकार की भावना कि मतलब किसी दूसरे को किसी भी प्रकार से दुख ना पहुंचाना, क्या होता है? परोपकार कहलाता है। ठीक है, दूसरे पर उपकार करना कि मतलब रास्ते से चले जा रहे हैं तो कोई दुख या दीन दुख या दिख गया तो उसकी मदद कर देना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? हमारे मानवीय मूल्य कहलाते हैं। ठीक है, तो टीचर इन सब चीजों में अर्थात मानवीय मूल्यों में निपुण होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद समता व पक्षपात रहित व्यवहार। मतलब जो टीचर होता है उसे क्या करना है? किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना है। ठीक है, उसे ऐसा नहीं करना कि आपने एक 5-6 टीचरों का संगठन बना लिया है और वही 5-6 टीचर क्या करेंगे? दूसरों को कहते रहेंगे जी आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। मतलब सब में क्या पक्षपात करने लग जाते हैं, हम लोग अक्सर देखते भी हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और क्लास में भी जब बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उनमें भी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना है कि मान लो कोई अंधा बच्चा पढ़ रहा है तो उसे हम इग्नोर कर देंगे, इससे क्या पढ़ाएं, ये तो ऐसे ही है। नहीं, हमें क्या करना है? सभी को एक साथ लेकर चलना है। ठीक है, पक्षपात रहित व्यवहार करना है। ठीक है, समानता का व्यवहार करना है। उसके बाद मानवाधिकार, बाल अधिकार के प्रति सचेतता। अध्यापक को मानवाधिकार के बारे में पता होना चाहिए और बाल अधिकार के बारे में भी उसे पता होना चाहिए। मानवाधिकार मतलब जो हमारे नैतिक गुण है ना, नैतिक गुण कह रहा हूं मैं, जो हमारे प्रति, जो हमारे कानून है, जो हमारे 6 अधिकार है सर, वो हाँ, जो मानवों के लिए बताए, जो सभी के ऊपर एक मौलिक अधिकार है सर। मानव अधिकार तो अलग है सर। वही मानवाधिकार जो कुछ होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं, वही है, उसको ही बोलते हैं मानव, उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मानवाधिकार बोलते हैं। हाँ, और भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है वो मौलिक अधिकार बोलते हैं, वही है। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा था, बार बार वही। चलो, जो मानवाधिकार है उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप यदि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो टीचर को उसके प्रति सजग होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो इसे किस किस प्रकार की कानूनी व्यवस्था है उससे उसका समाधान करवाया जाए, उससे, जिससे कि उस मानव को किसी प्रकार का दुख ना हो, उसे उचित न्याय मिल सके। ये क्या कहलाएगा? मानवाधिकार कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे नियम हैं। ठीक है, सर इसमें ये भी तो आ सकता है जो लोग बाल मजदूरी वगैरह करवाते हैं।
तो उनको उसके प्रति सचेत करना हाँ। कि आपको शिक्षा का अधिकार है। हाँ, वो क्या है, वो बाल अधिकार कहलाता है, वो मानव अधिकार नहीं। मानव अधिकार जो मैंने समझाया वो था। अब बाल अधिकार क्या है, बालकों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे हम देखते हैं ना, 6ठी से लेके 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ऐसा प्रावधान बनाया गया है। ये क्या है, बालकों के अधिकार हैं। बालकों को, नाबालिग बालकों को आप कभी भी काम पर नहीं रख सकते हैं, ये क्या है, बालकों के अधिकार हैं। और बालकों को 5वीं कक्षा तक पुस्तकें, ठीक है, उसके बाद भोजन, दोपहर का खाना पीना है, क्या है, फ्री मिलना चाहिए। ये क्या है, बालकों के अधिकार हो। ऐसे भी बहुत सारे अधिकार हैं, उसके बारे में टीचर को पता होना चाहिए। समझ गए, मानव अधिकार और बाल अधिकार। यस सर। ठीक है, उसके बाद प्रजातांत्रिक मूल्यों पर ध्यान, उसे प्रजातांत्रिक मूल्यों पर भी ध्यान होना चाहिए। अब प्रजातांत्रिक मूल्य क्या होते हैं, हाँ आप बताओ, प्रजातांत्रिक मूल्य क्या होते हैं? मतलब जो लोगों के जो जिसमें मूल्य हैं, जो जी, आम जनता के जो राइट्स वगैरह हैं, वो सब सर प्रजातांत्रिक जैसे मूल्य। वोट देने का अधिकार। हाँ, बहुत बढ़िया, जैसे वोट देने का अधिकार। प्रजातांत्रिक मूल्य कि हमें प्रजा में रहकर हमारे देश की उन्नति कैसे करना है, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, वो प्रजातांत्रिक मूल्य कहलाते हैं। आपको आपका राजा चुनने का अधिकार है, ये क्या है, प्रजातांत्रिक मूल्य है। ठीक है, इस प्रकार के मूल्यों का ज्ञान टीचर को होना चाहिए। समझ गए प्रजातांत्रिक मूल्य। उसके बाद है कर्तव्य पारायण एवं समयनिष्ठ। अब इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। कर्तव्य पारायण मतलब जो भी कार्य करे ये उसके लिए क्या होना चाहिए, किसी भी क्या कहते हैं ना, आराधना पूजा उससे कम नहीं होना चाहिए। वो जो भी काम करे पूर्ण निष्ठा से करे, ठीक है ना, वो क्या हो, कर्तव्य पारायण हो। उसके बाद समयनिष्ठ, जो भी कार्य करे समय के साथ करे, समय को ध्यान में रखकर करे। समझ गए, ये क्या है, टीचर की जिम्मेदारी बनती है। जी सर। उसके बाद वृत्ति के प्रति सकारात्मक सोच। अब वृत्ति के प्रति क्या है, जो हमारी वृत्ति है, क्या शिक्षण वृत्ति है, ठीक है ना, जो शिक्षण वृत्ति है उसके प्रति सकारात्मक सोच रखनी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अरे हटा टीचर तो बन गया, ये क्या मैं पढ़ाऊंगा, ये इसमें है, वो इसमें है, अलान इसमें है, फलान इसमें है। ऐसे नहीं है, उसको कुछ बुरी बातें नहीं सोचनी अपने वृत्ति के प्रति। जैसा कि हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं कि उसमें पहले से ही कह दिया जाता है कि आप जो काम कर रहे हो आपको इसके प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, आप इसके बारे में गलत बात किसी से ना बोलोगे और ना खुद कहोगे, ठीक है ना। ऐसे ही शिक्षण वृत्ति के प्रति भी होना चाहिए, ना तो इसके बारे में गलत सोचना है और ना ही किसी को बताना है। वो क्या है, वृत्ति के प्रति सकारात्मक सोच। सर जैसे समझ सर गए? अपने व्यवसाय में सर रुचि लेना बहुत ज्यादा। हाँ, इतनी रुचि ले ली कि आपके अंदर क्या है, बुरी, उस व्यक्ति के प्रति बुरी बातें आएंगी ही नहीं। आप ये मान लो कि जो मैं काम कर रहा हूं इससे बड़ा तो कोई काम है ही नहीं, है ना, ऐसे मान लो, तो वो क्या कहलाएगी, वृत्ति के प्रति सकारात्मक सोच कहलाएगी। समझ गए? यस सर। हाँ, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 के शब्दों में क्या बताया गया है शिक्षक वृत्ति को, कि शिक्षक अपने कार्य को जीविकोपार्जन का अरुचिकर साधन नहीं समझेंगे, वरन उसे समाज सेवा करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग समझेंगे, साथ ही उसे आत्मसिद्धि एवं आत्माभिव्यक्ति का उपाय समझेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ शब्द हैं, देखते हैं। जीविकोपार्जन का साधन कैसा, अरुचिकर नहीं समझेंगे, अर्थात क्या है ये जीविको, क्या है, शिक्षण वृत्ति क्या कर रहे हैं, एक तो व्यवसाय हो गया वृत्ति शब्द जुड़ने से, ठीक है, और ये क्या है कि ये मेरी जीविकोपार्जन का साधन है, ऐसा तो ठीक है। अरुचिकर साधन है ऐसा नहीं समझना चाहिए, बल्कि क्या है, उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए। उसके बाद इसे कैसा, समाज सेवा करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग समझेंगे, कि जो मैं कर रहा हूं सेवा भावना से कर रहा हूं, ये मैं ऐसा नहीं कि मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है, तो कैसे कर रहा हूं, समाज सेवा की भावना से मैं दूसरों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद
आत्म सिद्धि एवं आत्माभिव्यक्ति का उपाय समझेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं शिक्षण पढ़ा रहा हूं दूसरों को, तो जब वो पास होते हैं कहीं पर या किसी ऊंची जगह पहुंचते हैं तो क्या होती है, ये मेरी सिद्धि कहलाती है, मेरी सफलता कहलाती है। ठीक है ना, तो क्या है, आत्मा सिद्धि समझेंगे। उसके बाद आत्माभिव्यक्ति का उपाय समझेंगे कि मतलब आपके अंदर जो जो भावनाएं हैं, अच्छी अच्छी भावनाएं हैं, आप दूसरों को बता सकेंगे। उसका उपाय साधन है ये। ठीक है, क्या है, शिक्षण वृत्ति। ऐसा माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा कहा गया है। हाँ, आपको कुछ कह रहा था? सर वृत्ति का मतलब क्या है? वृत्ति का मतलब होता है व्यवसाय। व्यवसाय? अभी तक नहीं समझे इतनी देर से वृत्ति का मतलब? शिक्षण सर मैं वृत्ति। वृत्ति का शाब्दिक अर्थ नहीं समझी मैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब समझ वृद्धि में आ का गया मतलब वृत्ति। सर बार बार भी तो होता है, मतलब कोई चीज रिपीट हो रही हो तो वृत्ति। या फिर तो वृत्ति का प्रयोग मतलब कर- विस्तार तो भी होता है आवृत्ति सर। कहलाता है। आवृत्ति, रिपीट होना, आवृत्ति। और ठीक है, हो गया ना? यस सर। जी सर। ठीक है, आगे देखते हैं दक्षता संबंधित। अब क्या है, इंग्लिश में ये सब मैंने इंटरनेट से ही खोजा है सब, ये मैंने कहीं से लिखा नहीं है, तो अंग्रेजी में ही मिला मेरे को, तो मैं ऐसे ही प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दक्षता संबंधित, दक्षता का मैंने अर्थ बताया था, ठीक है ना, कि आपको क्या है, दक्ष होना है शिक्षण में, किसी एक कॉन्सेप्ट, किसी एक क्षेत्र में। ठीक है, हाँ, मतलब सर विद्या ग्रहण करनी है, शिक्षा नहीं, किसी एक विषय में जो पढ़ाना चाहते हैं। हाँ हाँ, बहुत 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 बढ़िया। तो अब शिक्षण वृत्ति है, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आपकी दक्षता होना चाहिए। जैसे मान लो एक विषय है, ठीक है, मान लो मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूं, तो मेरे अंदर उस संस्कृत के प्रति दक्षता तो है, और वह दक्षता और निखारनी है। ठीक है, तो मैं और क्या क्या करूंगा, तो उस दक्षता संबंधित क्या होना चाहिए, कॉन्टेंट रिलेटेड। कंटेंट कैसा होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो मेरे को बड़े अच्छे से आना चाहिए, तभी मैं दूसरों को पढ़ा पाऊंगा ना। तो क्या होना चाहिए उसमें, ये कंटेंट जो भी उसका सामग्री है उसके बारे में उसे अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ट्रांसैक्टिकल ये यार अंग्रेजी का बड़ी समस्या है मेरे साथ। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये ऐसा है, इसे छोड़ो, मैं गलत नहीं बताना चाहता कुछ भी। उसके बाद है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसकी, TLM। ठीक है, TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि मतलब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके प्रति कुछ सामग्री इकट्ठी करनी होती है, मटेरियल इकट्ठा करना होता है। जैसे मान लो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आपको मटेरियल कैसे कैसे इकट्ठा करना है। मान लो आपको उन्हें फलों के नाम याद कराने हैं, तो उसमें मटेरियल क्या इकट्ठा करोगे, छोटे छोटे फल ही डाला होगा प्लास्टिक के। लो जी देखो, ये जी आम्रम, आम्रम ऐसा होता है, आम्रम दिखा दिया, ये क्या हो गया, मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, सेब दिखा दिया तो सेब बता दिया। ठीक है ना, ऐसे ऐसे अलग क्या मटेरियल हमने इकट्ठा करना है। उसके बाद बड़े बच्चों को पढ़ाना है तो उनको नोट्स प्रोवाइड कराने होते हैं, नोट्स बनाने होते हैं खुद ही। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाता है। ठीक है, इसमें उसकी दक्षता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्लेरिफाई कॉन्सेप्ट, जो आप पढ़ाना चाह रहे हो। ठीक है, जो भी आप किसी भी विषय को विषय तो मान लो आप संस्कृत है, जिस प्रकरण को आप पढ़ा रहे हो, जैसे मान लो मैं आपको क्या कर रहा हूं, एंट्रेंस की तैयारी करा रहा हूं, लेकिन प्रकरण क्या चल रहा है, शिक्षण वृत्ति कॉन्सेप्ट का क्लियर कर प्रकरण रहे हैं। है ना, शिक्षण वृत्ति के ऊपर इस समय बता रहा हूं। तो क्लियरिफाई होना चाहिए, वो मतलब स्पष्ट हो जाना चाहिए छात्र के मन में कि ये शिक्षण वृत्ति क्या होता है, वह कॉन्सेप्ट क्या है, उसको वो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मैनेजमेंट, सबसे बड़ा गुण होता है ये मैनेजमेंट शिक्षक के अंदर, कि उसे हर चीज मैनेज करनी आनी चाहिए। जैसे मान लो कक्षा में बहुत सारे बच्चे शोर मचाने लग गए और आप पढ़ा रहे हो, तो आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए और उन बच्चों को आप चुप भी करा दो। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षा मनोविज्ञान में एक बहुत बारीक सा पॉइंट बताया, आंख दिखाना। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, आप उनके सामने ऐसे खड़े हो जाओ सीधे और आंख दिखाओ, आंखें चौड़ी करके, सारे बच्चे एकदम शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। ये क्या है, मैनेजमेंट का गुण है। ना तो टीचर ने कुछ बोला, ठीक है, उसकी जो वृत्ति चल रही थी, जो पढ़ा रहा था, वो स्पष्ट से चलती हुई आ रही है, और बच्चे शांत भी हो गए। जब उनको आंख दिखा दोगे ना एक बार में, तो बच्चा थोड़ी देर, अरे टीचर गुस्सा हो रहा है, हम बोल रहे हैं, हमें क्या है, हम चुप रहना है, ऐसा वो समझ जाएंगे। तो इस प्रकार का मैनेजमेंट भी उसे आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन आंसर में बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस समय भी आपको मैनेजमेंट देखना होता है। अब जब बच्चा गलत आंसर दे रहा है, तो आप ये नहीं कि आप उसे जाकर थप्पड़ मार दोगे पटाख से, ना, आजकल ऐसा करना गैर कानूनी है, ठीक है, याद रखना। तो आपको क्या करना है, चुप रहना है एकदम, ऐसे उंगली दिखा दो, तुम बताओ, तुम बताओ, ऐसे, मतलब उसे आभास नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो जो सही उत्तर देगा, हाँ, सुनो, इसने अच्छे से उत्तर दिया, एक बार फिर से बोलो, जोर से बोलो, तो फिर वो जोर से बोलेगा, और सभी जिन्होंने नहीं सुना, हाँ सुना, ध्यान दो, उसमें से एक आधे से अगर पूछना है पूछो, नहीं तो कहा हाँ आगे से ध्यान रखना है, ऐसे उत्तर देना है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये मैनेजमेंट कहलाता है, क्लास मैनेजमेंट कहलाता है। तो उसमें भी टीचर को दक्ष होना चाहिए, ये उसकी वृत्ति का प्रमुख पार्ट है, ठीक है। क्लास मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप क्लास मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, तब आप पढ़ा भी नहीं पाओगे, समझ गए। सबसे बड़ा चीज होती है क्लास को मैनेज करना। यस सर। ठीक है, समझ गए क्लास मैनेजमेंट, जी। मतलब सारी दक्षता को आप समझ गए। उसके बाद शिक्षक को किन किन चीजों के प्रति प्रतिबद्ध रहना होता है, एक बार देख लेते हैं। समाज के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, कि जिससे मैं जो भी काम करूं, मेरा समाज विकास को प्राप्त हो। क्या, जो भी मैं कार्य करूं उससे मेरे समाज का विकास हो, मेरी समाज के प्रति जिम्मेदारी बनती है। अध्येता के प्रति प्रतिबद्धता, और अध्येता क्या होता है, जो पढ़ने आता है आपके पास, ठीक है, जो स्टूडेंट होता है, उसकी कुछ जिज्ञासाएं होती है, उसका कुछ लक्ष्य होता है, तो आपको उस जिज्ञासाओं को पूर्ण करना, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करना, उसके उद्देश्यों तक उसे पहुंचाना, ये क्या है, एक टीचर की जिम्मेदारी होती है, उसकी प्रतिबद्धता कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आधार मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता। आधार मूल्य क्या है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, समय का पालन, ये क्या है, आधारभूत मूल्य कहलाते हैं, जिनको आपको पालन करना होता है। परोपकारिता, ये सब क्या है, ये आप इन गुणों के प्रति क्या रहेंगे, प्रतिबद्ध रहेंगे, ठीक है, हमेशा इन चीजों का पालन करेंगे। उसके बाद होता है वृत्तिक प्रतिबद्धता, अर्थात जो भी मैं काम कर रहा हूं, अर्थात मैं क्या काम कर रहा हूं, शिक्षक की एक जिम्मेदारी है, शिक्षण वृत्ति जो है, जो पढ़ाना, उसके प्रति वह क्या होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, मतलब प्रतिबद्ध होना चाहिए, कि मैं शिक्षण वृत्ति कर रहा हूं, तो मैं अच्छे से शिक्षण वृत्ति को करूंगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टीचर के अंदर और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, दक्षता के अलावा निपुणता क्या क्या होनी चाहिए, तो उसके अंदर राइटिंग स्किल, एडिटिंग स्किल और पब्लिकेशन स्किल। मतलब राइटिंग माने लिखना हो गया, एडिटिंग माने किसी भी चीज को संशोधित करना, और पब्लिश माने संपादन करना या क्या बेचना, ऐसा कुछ होता है ना, लिखना पूरा पब्लिश करना उसे, ठीक है, लोगों के प्रति अपना जो विचार है उसे व्यक्त करना, हो क्या कहलाएगा, पब्लिकेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीजें भी एक टीचर को आनी चाहिए, ठीक है, अच्छा लिखना और लिखे हुए को संशोधित करना, कि मान लो किसी ने पैराग्राफ लिख के दे दिया आपको, आपसे कहा जाए कि ये कैसे लिखा है, एक बार लिख के बताओ, तो उसमें आप शुद्धता कर सको कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे, ये थोड़ा सा गलती यहाँ पे, इसको शुद्ध कीजिए, ये इस प्रकार से शुद्ध होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसका पब्लिकेशन भी आपको आना चाहिए। उसके बाद अरेंज को करिकुलम एक्टिविटीज, मैंने को करिकुलम एक्टिविटीज के बारे में बताया था, सहायक क्रियाएं, क्या क्या थी सहायक क्रियाएं, जैसे मान लो आप टीचिंग कर रहे हो, टीचिंग में आपको पढ़ाना आपका मेन काम है, आप उसके प्रति दक्ष है, लेकिन आपको और भी चीजें आनी चाहिए, जैसे
आपको नाटक करवाना आना चाहिए, खेल कूद करवाना आना चाहिए, ठीक है, कभी मौका मिले तो उनका भ्रमण भी करवाना आना चाहिए। ये सब क्या है, को करिकुलम एक्टिविटी है और इसमें भी टीचर को निपुण होना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइज कल्चरल एक्टिविटीज, जो हमारी सांस्कृतिक क्रियाएं हैं उसमें भी उसे निपुण होना चाहिए, ठीक है, नृत्य कराना, गाना गवाना, ठीक है, ये सब भी उसे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्लब, मेला ऑर्गेनाइजेशन, मेला ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो क्या है सब्जेक्ट क्लब, मतलब जैसे मैं संस्कृत का टीचर हूं तो मैं अपने क्या बनाऊंगा, एक क्लब बनाऊंगा, ठीक है, 5-7 बच्चों को इकट्ठा कर लूंगा और उनसे कहूंगा कि आप इस विषय में क्या अच्छे हो, ठीक है, ऐसे बच्चों को मैं चयन कर लूंगा और उनसे क्या कहूंगा कि आपको क्या करना है, आप सभी बच्चों को ये सिखाना है, तो उसका क्लब बन जाएगा, ठीक है। आप उसमें नियम बनाओगे, उसमें एक नीति बनाओगे कि सभी बच्चों को ऐसे ऐसे करना है, इसमें जो 7 बच्चे हैं वो ऐसा करेंगे, दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार करेंगे, ये क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट क्लब कहलाएगा। और उसके बाद मेला, आपने देखा ही है मेला ऑर्गेनाइजेशन करना, मतलब क्या करते हैं, इसमें बच्चे अलग अलग चीज बनाकर लाते हैं, दिखाते हैं, जी ये जी हमने ऐसे ऐसे बनाया, ये सब किया हमने, तो क्या है मेला ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इन सारी में गाइडलाइंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं उपबोधन ऐसा कहा जाता है इसे, कि किसी भी बच्चे को गाइडलाइंस कर, मतलब उनको एक सही रास्ता दिखाना, ठीक है, उन्हें एक निर्देश देना है कि आप ऐसा करो, ऐसा ना करो, आप ऐसा करोगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। या उसके बाद उपबोधन, बच्चे को किसी प्रकार की समस्या है, ठीक है, वो आपके पास आता है तो आपको उसकी काउंसलिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है, उसकी समस्या का समाधान करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, गाइडलाइंस एंड काउंसलिंग। अब समझ गए अच्छे से शिक्षण वृत्ति क्या होती है? जी सर। बहुत बढ़िया। तो सर आपने क्या बताया, अवबोधन? निर्देशन एवं उपबोधन। जी सर, उपबोधन का क्या अर्थ है? मतलब अगर मान लो कोई समस्या लेके आ रहा है आपके पास, तो आप उसको उपदेश दे सको कि आप ऐसे ऐसे करो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। मतलब सर गाइड करना। गाइडलाइंस अलग होता है, उसका मार्ग प्रशस्त करना, गाइडलाइंस अलग होता है, मार्ग प्रशस्त करना कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, टीचर को जितना पता होना चाहिए कि ये बच्चा ऐसा है, तो उसे गाइड करेगा कि बच्चे तुम इस चीज में अच्छे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, सर गाइडेंस देना ना, सर गाइडेंस देना। हाँ हाँ वही गाइडेंस देना, ठीक है। समझ गए गाइडेंस एंड काउंसलिंग? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम कुल मिलाकर शिक्षण वृत्ति को समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब कोई बताए शिक्षण वृत्ति क्या होता है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समय कितना हो गया, बताइए शिक्षण वृत्ति क्या है, क्या क्या समझ में आया? सर शिक्षण वृत्ति की जो शिक्षा का जो व्यवसाय है उसके प्रति, मतलब एक शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसको सामाजिक तौर पे देखा, राजनीतिक तौर पे भी देखा और नैतिक तौर पे भी देखा और मानवीय मूल्य तौर पे भी देखा। तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो बता रहा है, मतलब शिक्षण वृत्ति में। हाँ बहुत बढ़िया। और भी कोई, और भी कोई बताना चाहेगा? कितने बच्चे हैं आज क्लास में? 25। जी उसका क्वालिटीज क्या क्या हाँ, होनी कौन? चाहिए? अंजना। हाँ जी। बताइए। एक टीचर की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, वो क्या क्या कक्षा में विद्यार्थी के पास कैसे कैसे उसका उसका मूल्य वर्धन करने के लिए क्या क्या करने चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ एक बार फिर से। यह शिक्षक की गुण नहीं थे, ठीक है, ये शिक्षण वृत्ति के अंदर किए जाने वाले शिक्षकों के कार्य थे। समझ गए? छोटी सी बात याद रखना, क्योंकि ये टॉपिक था शिक्षण वृत्ति अर्थात शिक्षण व्यवसाय है। तो शिक्षण व्यवसाय है तो शिक्षण व्यवसाय में क्या क्या होता है, और इसमें टीचर, क्योंकि इसमें टीचर ही मुख्य होता है, शिक्षक ही मुख्य होता है, तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, ठीक है। और इसमें जो आगे है ना शिक्षक की भूमिका, ठीक है, वो भी इसी से संबंधित ही रहेगा, सेम सेम ही कई सारी चीजें इसमें वापस आ जाएंगी, ठीक है ना। समझ गए शिक्षण वृत्ति को? जी हाँ समझ गया। जी सर समझ गए। मतलब ठीक सर है। जो शिक्षा व्यवसाय है उसके प्रति, मतलब
क्या क्या चीजें होनी चाहिए हर एक हाँ। स्तर पे। बहुत बढ़िया, यही बात मैं सुनना चाह रहा था कि जो शिक्षण व्यवसाय है उसके अंदर शिक्षक को कैसा होना चाहिए। उसकी आचार्य संहिता दिखाई मैंने आपको कि आचार्य संहिता मतलब कि उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसको क्या क्या करना चाहिए, उसको अपने कार्य के प्रति सत्य निष्ठा, त्याग भावना, ये सब होना चाहिए। उसको जो भी काम कर रहे हैं वो सेवा भावना से करना चाहिए कि जो मैं भी कर रहा हूँ सब समाज के लिए अर्पित है, सब समाज के ही गुण होंगे आगे जाकर। ठीक है, तो यानी आप सभी शिक्षण वृत्ति को समझ गए। उसके बाद आगे बढ़े, कक्षा प्रबंधन। सर ये वीडियो डाल दीजिएगा। अच्छा जी, बिल्कुल डाल देंगे। अब क्या है, जी पिछली की वीडियो साइड में ये आ गया। हाँ पिछली वीडियो आ जाएगी, घबराओ मत, आ जाएगी। कक्षा प्रबंधन कौशल, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं एक बार क्या है। अब जब हम कक्षा में जाते हैं तो कक्षा को कैसे मैनेज करना है, ये कक्षा प्रबंधन कौशल कहलाता है। ठीक है ना, कक्षा प्रबंधन कहलाता है। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि कक्षा प्रबंधन कौशल अर्थात क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल एक ऐसी शिक्षण तकनीक है जो अध्ययन को कक्षा में अपने गतिविधियों को नियंत्रण में रखकर प्रभावपूर्ण कक्षा प्रबंध में सहायता करे और शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में आवश्यकता अनुसार अनुशासनात्मक ढंग से कार्य करने में सफलता प्राप्त कराए। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि टीचिंग जो कक्षा प्रबंधन है ये क्या है, एक प्रकार का शिक्षण तकनीक है। मैंने बताया था ना कुछ दिन पहले कि मैनेजमेंट आपको बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा, मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए। उसी का ही एक दूसरा रूप है क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। वही चीज आ गई ना दोबारा, मैंने बताया था, अलग से टॉपिक ही आपके साथ ये जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है कि अपनी गतिविधियां जो भी आप कार्य कर रहे हो उसको नियंत्रित रखना है। ठीक है, और उसको प्रभावपूर्ण भी रखना है। नियंत्रित रखना है अपनी गतिविधियों को, प्रभावपूर्ण भी रखना है। और किस लिए रखना है कि जिससे जो भी आप शिक्षण करा रहे हो, ठीक है, जो भी आप शिक्षण करा रहे हो उसमें अनुशासन बना रहे। ठीक है, और जो आप पढ़ाना चाह रहे हो वो बच्चे समझ जाएं। इसलिए आपको कक्षा प्रबंध कौशल का आना जरूरी है। समझ गए? जी। हाँ, उसके बाद कक्ष प्रबंधन क्लासरूम मैनेजमेंट कौशल। ठीक है, शिक्षक के ऐसे व्यवहार हैं जिनके द्वारा शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए उचित कक्षा वातावरण उत्पन्न करने तथा छात्रों के व्यवहारों को नियंत्रित करता हुआ उनका ध्यान विषय वस्तु की ओर नियंत्रित करता हुआ उनका ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तथा कक्षा के अंत तक उसे बनाए रखता है। एक अच्छे अध्यापक की कक्षा प्रबंध कौशल में दक्षता प्राप्त करना अति आवश्यक है। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि जो आप शिक्षण कराने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें टीचिंग और क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, एक जो आप अधिगम प्रक्रिया कर रहे हो। अधिगम प्रक्रिया समझते हो? अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम कहते हैं जी सर, मतलब सिखाना, शिक्षण नहीं, अधिगम का सीखना। अधिगम मतलब आप जब सीख जाते हो ना, ठीक है, तो जो आपके दिमाग में जो संप्रत्य हुए कॉन्सेप्ट फिक्स हो जाता है उसे अधिगम कहते हैं। ठीक है, अब जब आप किसी भी चीज को सीख जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे समझो कि आज मैं जिस विषय को पढ़ा रहा हूं उसका अधिगम आपको हो गया, आपको वो चीजें समझ में आ गई। अब समझ में आ गया अधिगम क्या है कि जो भी शिक्षण प्रक्रिया के अंदर जो अध्यापक चीजें पढ़ा रहा है वो पढ़ाई हुई वस्तु बच्चा सुन रहा है और समझ भी रहा है और उसको वो चीजें आ भी गई, तो वो क्या कहलाएगा, उसको अधिगम कहलाएगा कि मतलब उस छात्र ने उस विषय का अधिगम कर लिया है। ठीक है, और ये अधिगम एक प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें 3 चीजें होती हैं अधिगम प्रक्रिया में। पहला शिक्षक, दूसरा छात्र, तीसरा होता है पाठ्यक्रम। क्या क्या होता है?
शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम। चीजें होती हैं। जब ये तीनों सुचारू रूप से एक साथ काम करती हैं, ठीक है, तभी आप अधिगम को करवा सकते हैं। ठीक है, अध्यापक अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए। ठीक है, उसके पास पाठ्यक्रम जो होना चाहिए स्पष्ट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए और छात्रों के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, और छात्र भी उतनी ही रुचि से उसे सीख रहा हो। तो तीनों चीज की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है अधिगम को करने में। किसकी? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, तीनों चीज की। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को नियंत्रित बनाए रखने में कक्षा प्रबंध कौशल की आवश्यकता होती है। समझ गए? किस लिए? क्योंकि इससे अधिगम हो जाए। समझ गए? अधिगम और इस पॉइंट का मतलब क्या कहना चाह रहा है? एक अच्छे अध्यापक की कक्षा प्रबंध कौशल दक्षता प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। समझ गए? ये तो आसान सी बात है। ठीक है, और ये जो अधिगम है इसके तीन पॉइंट जो बताया ना, ये इसीलिए होते हैं कि जो विषय जो पढ़ाया जा रहा है ना, जो विषय जो है, जैसे मतलब मैं आपको शिक्षण वृत्ति पढ़ा रहा हूँ या अभी पढ़ा रहा हूँ प्रबंध कौशल, ये चीजें क्या करती हैं? उस विषय के ओर आपका ध्यान केंद्रित करवाए रखती है और उस विषय से आपका ध्यान अलग हटने नहीं देती है। समझ गए? उस विषय की ओर एक तो ध्यान केंद्रित कराना और फिर ध्यान केंद्रित कराए रखना। आप ऐसा नहीं कि आपने बता दिया कि 2 एकम 2 आप पढ़ा रहे हो पहाड़े, 2 एकम 2 दूनी 4, ठीक है, 2 बच्चे एक बार देखा है, अरे बकवास, अलग हट गया। नहीं, आपको क्या करना है? ऐसे प्रभावपूर्ण रुचि तरीके से कक्षा का प्रबंध करना है कि बच्चे का ध्यान उस पर रहे, वो पूरे टाइम रहे, जब तक वो पढ़ा उसको समझ में ना आ जाए, उसके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट ना बैठ जाए। ठीक है, इसलिए कक्ष प्रबंधन का होना आवश्यक है। ठीक है, समझ गए? यस। उसके बाद इसके कुछ घटक, ठीक है, क्यों 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 जरूरी है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अधिगम को रोचक बनाना। ठीक है, समझ गए ना? अधिगम को रोचक बनाना, अधिगम माने मैंने बता दिया। अधिगम को रोचक बनाने में कक्ष प्रबंधन बहुत आवश्यक है। ठीक है, अधिगम मतलब जो भी हम चीजें बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसको समझ जाए। ठीक है, और वो समझेगा तभी जब उसको वो चीज रुचिपूर्ण रहेगी। यदि उसकी रुचि में नहीं होगी तो वहीं क्लास में ही सो जाएगा वो। हम भी खुद भी देखते हैं, जिस चीज में हम बोर हो जाते हैं ना, हम बस वहीं पे पड़ जाते हैं, ढेर हो जाते हैं, बस क्या हमें नहीं पढ़ना है, ये तो बोरिंग है। ठीक है, तो अधिगम को रोचक बनाने में कक्ष प्रबंधन कौशल का होना जरूरी है। उसके बाद छात्रों को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करना। ठीक है, जो भी छात्रों के उद्देश्य हैं उसके प्रति अभिप्रेरित करना। अभिप्रेरित का मतलब कोई बताएगा? उत्साहवर्धन करना, मोटिवेट करना। हाँ, मोटिवेट करना कि आप अग्रसर टीचर बनना चाहते हो करना। तो हाँ, तो आप ये चीज पढ़ो, आप जरूर टीचर बनोगे। आप ये करो, आप ये काम जरूर कर पाओगे, आपका लक्ष्य जरूर पूरा होगा। तो उद्देश्य प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करते रहना। ठीक है, उसके बाद छात्रों के समुचित विकास के लिए प्रयास करना। ठीक है, जब टीचर कक्ष क्या रहेगा, शांत रहेगा उसमें माहौल, तभी आप अपने बच्चे को पढ़ा पाओगे। ठीक है, और जब पढ़ाओगे तभी उनका विकास हो पाएगा। ठीक है, तो छात्रों के समुचित विकास के लिए प्रयास करना भी किसमें आता है? कक्ष प्रबंधन कौशल में आता है। उसके बाद विद्यार्थी अध्यापक अंतः क्रिया को प्रोत्साहित करना। अंतः क्रिया समझता है कोई? अंतः क्रिया, अंतः क्रिया कोई बताए? जो शायद शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो पाठ्यक्रम होता है उसे कहते हैं। हाँ, देखो जैसे हम मतलब अंतःक्रिया मतलब उसको मानसिक रूप से उसको तैयार करना छात्र को। अंतः क्रिया होता है जो अध्यापक कहना चाह रहा है उसे छात्र पूर्ण रूप से समझे। ठीक है, और जो छात्र कहना चाह रहा है उसको अध्यापक समझे। ठीक है, और इसके लिए क्या करना पड़ता है? दोनों को अंतः क्रिया स्थापित करनी पड़ती है। ठीक है ना, दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आनी चाहिए। अगर छात्र प्रश्न पूछता है तो अध्यापक को उसका जवाब देना चाहिए। ठीक है ना, तो इससे क्या होती है? एक अंतः क्रिया, एक क्या है, साठगांठ बन जाती है, जिससे क्या होता है? वो विषय रुचिकर हो जाता है। समझे? यदि मैं चुपचाप बैठा रहूं क्लास में जाके और कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है मेरे को, तो मैं तो बस
चुपचाप बैठा हूं तो कोई फायदा ही नहीं है इस चीजों का। यदि आप कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल जानते हैं तो आप तुरंत पूछोगे हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है, हाँ बच्चों ने जवाब दे दिया ठीक है, तो मतलब हाँ। कभी कभी हम इंडिविजुअली भी पूछ लेते हैं कि हाँ भैया तुम बताओ हमने क्या क्या बताया था, तो ये भी क्या है, तो उससे क्या होता है अंतःक्रिया स्थापित होती है। जो नए बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना वो भी एकदम से ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, अरे वो पढ़ा रहे हैं सर, या बगल वाले से पूछ लेते हैं अच्छा ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, हाँ ठीक है। तो क्या होता है इससे अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। उसके बाद टीचर और स्टूडेंट के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, हाँ अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद अनुशासनहीनता पर नियंत्रण करना, अनुशासनहीनता पर नियंत्रण करना, ठीक है। अनुशासनहीनता कैसे, मतलब कोई बच्चा शोर मचा रहा है। हाँ तो यदि आप कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल को जानते हैं तो आप अनुशासनहीनता होने ही नहीं दोगे। आपको ऐसे ऐसे उपाय पता होंगे कि जैसे मान लो बच्चे खेलने कूदने लग जाएं, आपस में बीच में मस्ती करने लग जाएं, तो आप ऐसे काम करो कि सारे बच्चे एकदम शांत हो जाएंगे झट से। आप क्या कर रहे हो, बच्चे उदम तारने लगे, एकदम से उनसे क्वेश्चन पूछ दो 2-4, सारे शांत एकदम, ठीक है। प्रबंध कौशल ही तो है, कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल, तो क्या है अनुशासन फिर वहां पे क्या होता है दोबारा स्थापित हो जाता है। तो अनुशासनहीनता पर नियंत्रण करना भी कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल के अंतर्गत आता है। उसके बाद वांछित व्यवहार का पुनर्बलन करना। अब पुनर्बलन क्या होता है कोई बताए, क्या चीज? पुनर्बलन, पुनर्बलन क्या है जल्दी बताओ। पुनर्बलन मतलब होता है किसी भी चीज को दोबारा देना, मतलब शाबाशी वगैरह जो होता है ना उसे हम पुनर्बलन कहते हैं। जैसे कोई बच्चा अच्छा काम करके आया है, ठीक है, और आप ये चाह भी रहे थे कि वो अच्छा काम करके आए, तो आपका वांछित व्यवहार है, ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप उसको पीठ थपथपा रहे हो, अरे हाँ बहुत बढ़िया, या उसकी कॉपी में आप वेरी गुड लिख दिया, ये सब क्या कहलाता है, ये पुनर्बलन कहलाता है, जिससे कि उसको बल की प्राप्ति होती है कि हाँ मैंने आज अच्छा काम किया है तो मैं आगे भी अच्छा काम करूंगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, सर ये भी पुनर्बलन तो कहलाएगा। उत्साहवर्धन भी कहला सकता है। हाँ उत्साहवर्धन एक अलग चीज है, लेकिन पुनर्बलन में ना कुछ क्रियाएं होती हैं, ठीक है, आपको करके दिखाना होता है कि हाँ जी ऐसे। कभी कभी ये शाब्दिक होता है और कभी कभी ये अशाब्दिक होता है, ठीक है। जब आप इसे आगे कभी पढ़ोगे ना तब मैं इसको बताऊंगा और अच्छे से, पुनर्बलन के बहुत सारे भेद हैं, ठीक है। तो ये पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है कक्षा प्रबंध में छात्रों की सहभागिता स्वीकार करना, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, मॉनिटर बना देते हैं कि हाँ अब तुमको कक्षा संभालनी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, छात्रों की सहभागिता होती है, समझ गए। उसके बाद कक्षा प्रबंध में अनुशासन का महत्व बताना या स्थापित करना, कि आप बच्चों को बताओगे कि आपको ऐसे ऐसे रहना है। ये भी क्या कहलाएगा, कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल कहलाएगा। आपको बताना पड़ेगा बच्चों को आप शांत रहो, आप ये मत करो, आप वो मत करो, ठीक है। ये भी सब चीजें आ जाएंगी। उसके बाद सौंदर्य वातावरण का निर्माण करना। आप ये सौंदर्य वातावरण का मतलब 2 तरीके से हो सकता है, एक तो आसपास का परिदृश्य की जहां देखे वहां पे अच्छा लगे, और एक सौंदर्य वातावरण होता है स्पष्ट और हष्ट पुष्ट वातावरण उसे कहेंगे कि जिसमें टीचर और स्टूडेंट की जो अंतःक्रिया है वो बहुत अच्छे से हो रही हो, ठीक है, उसे हम सौंदर्य वातावरण उसे भी कह सकते हैं, ठीक है, कि जो टीचर पढ़ाना चाह रहा है वो स्टूडेंट अच्छे से समझ रहा है, ठीक है, ऐसा वातावरण का निर्माण करना सौंदर्य वातावरण का निर्माण करना कहलाएगा। और ये कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल का महत्वपूर्ण घटक भी है। उसके बाद निर्देशों में स्पष्टता होनी चाहिए, कि आप जो बता रहे हो वो स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप 4 बच्चे समझ गए 5वां बच्चा समझा ही नहीं, बल्कि इतना स्पष्ट होना चाहिए कि सभी बच्चों को एक साथ समझ में आ जाए, ठीक है। आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि कक्षा में बैठे हुए अंतिम बच्चे तक आपकी आवाज जाए, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, निर्देशों में स्पष्टता कहलाएगा। और उससे क्या होती है, निर्देशों से कक्षा में अनुशासन बना रहता है, और जब कक्षा में अनुशासन बना रहेगा तो कक्षा कक्ष प्रबंधन भी अच्छे से हो पाएगा। तो कक्षा कक्ष समझ गए आप? आम महोदय। हाँ, तो कक्षा प्रबंध ये टॉपिक है ना, ये हमने कर लिया।
समझ के कक्षा प्रबंध, अब कोई बताए क्या होता है कक्षा प्रबंध? सर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बच्चों को मतलब ऐसे पढ़ाना कि बच्चे उत्साहित हो, और जब वो अच्छा काम करके लाए तो उन्हें शाबाशी देना। तब सर ये है कि पढ़ाने के लिए मतलब पूरा जो इन्वायरमेंट होता है वो तैयार करना कक्षा में, हाँ, प्रबंध बहुत करना। बढ़िया, बहुत बढ़िया।